बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो आपको कई ऐसे हड हराम लोग नजर आएंगे जिन पर काम के नकाज के दुश्मन अनाज के का मुहावरा बिल्कुल दुरुस्त नजर आता है। लेकिन ऐसे लोगों को सुधारने का ठेका आजकल पुरस्रार ताकतों ने ले लिया है। उन लोगों के लिए बतौर खास जिन्हें बेकार बैठे रहना पसंद है। मैं कई हफ्तों से एक अजीबो गरीब और नाकाबिले यकीन सूरत हाल से दो चार हूँ। एक ऐसी कैफियत से गुजर रहा हूँ जिससे शायद ही किसी इंसान का वास्ता पड़ा हो। पिछले साल की मौसम बहार की एक सुबह का जिक्र है, लेकिन जरा ठहरिए, मैंने आपसे अपना तारुफ तो करवाया ही नहीं। मेरा नाम शाहिद कमर है। जिंदगी की 35 बहारें गुजार चुका हूँ। एक नंबर का निकम्मा हड हराम होने का मुझे शर्फ हासिल है। दिन भर मोहल्ले की नुक्कड़ पर बैठकर आती जाती लड़कियों को घूरना, छेड़ना, परेशान करना और फहाशा किस्म के फिल्मी गाने गाना मेरा पसंदीदा ही नहीं बल्कि बेहद महबूब मुश्किल था। नौकरी करने को कभी दिल ही राजी ना हुआ। यही वजह कि अरसा दराज से माँ बाप की रोटियां तोड़ रहा था। दिन भर आवारा गर्दी करना और रात को किसी घर या दुकान में घुसकर चोरी की छोटी बड़ी वारदात करना और फिर अपने घर आकर लंबी तान कर सो जाना, ये मेरी जिंदगी का नसबुल लैन था। सिर्फ मोहल्ले वाले ही नहीं, मेरे अपने घर के लोग भी मुझसे बेपनाह नफरत करते थे। मेरा वजूद इन्हें एक आंख में पड़े तिनके की मंद खटकता था। मेरी गंदी जुबान के बाइस कोई मेरे मुंह लगना पसंद नहीं करता था। मेरी सगी माँ भी मेरे गुस्से के आगे खामोश हो जाया करती थी और मुझसे छोटी मेरी तीनों बहनें मुझसे इस कदर खौफजदा और डरी सहमी रहती जैसे मैं उनका भाई नहीं बल्कि कसाई हूँ जो मौका मिलते ही उनके वजूद के टुकड़े टुकड़े करके चील के आगे फेंक देगा। वैसे हकीकत भी यही थी। मैंने कई बार अपनी फूल सी बहनों को इस बेदर्दी से पीटा था कि उनकी जिंदगी मौत से मुसाफा करके लौटी थी। यही वजह है कि वो मेरी हस्ती से बेहद डरी डरी खौफजदा और हरासा रहती थी। मैं जब तक घर में रहता तीनों एक कमरे की कैदी बनकर रह जाती। एक दिन मैं नहा धोकर घर से बाहर जाने की तैयारी कर रहा था कि दूसरे कमरे से आती मेरी बहन रजिया की आवाज मेरे कानों में पड़ी। वो राबिया और सुबिया से कह रही थी कि किसी दिन तो ऐसा हो कि शायद भाई घर से बाहर जाएं और दोबारा लौट कर न आए। अल्लाह इन्हें ऐसा गायब कर दे कि हम अपनी जिंदगी में दोबारा कभी उनकी सूरत ना देखें। रजिया की इस बात पर राबिया और सुबिया बेख्तियार कह उठी, है काश ऐसा हो। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे ये अल्फाज उनके दिल की गहराइयों से निकलकर लबों तक आए थे। उनके अल्फाज और मेरे मुतालिक ऐसी सोच रखने पर मुझे गुस्सा तो बेहद आया, लेकिन उस वक्त मुझे जाने की जल्दी थी, इसलिए मैं जब्त किए घर से निकल पड़ा। लेकिन मैंने दिल में ये तय कर लिया था कि मैं इन तीनों को इस बेअदबी की सजा जरूर दूंगा। मोहल्ले वाले भी मेरी मौत की दुआएं मांगते ना थकते थे। खसूसन जवान और खूबसूरत लड़कियों के माँ बाप तो मुझे ऐसी नजरों से घूरते गोया कच्चा चबा डालेंगे। होना तो यही चाहिए कि इतनी नफरतों के बाद मेरी गैरत बेदार होने लगती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन मैं घर में दाखिल हुआ तो रजिया को खिड़की से बाहर झांकते देखकर मेरे गुस्से से बुरा हाल हो गया। मैं जब तक घर में रहता था तमाम खिड़कियां न सिर्फ बंद रहती थी बल्कि उन पर पर्दे भी गिरे रहते थे। मैं जरा देर के लिए घर से बाहर क्या गया, रजिया ने पर्दे हटाकर न सिर्फ तमाम खिड़कियां खोल दी बल्कि खुद खिड़की में खड़ी होकर नहायत दीदा दलेरी से बाहर का नजारा करने में मसरूफ थी। मुझे उस पर गुस्सा तो पहले ही था। दिल में बड़ा गुबार निकालने के लिए मैं उसी बात को बुनियाद बनाकर रजिया की तरफ भूखे शेर की मंद बढ़ा और अपनी फूल से भी ज्यादा नाजुक बदन बहन को बालों से पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने किया और उसके चेहरे पर यके बाद दीगरे इतने तमाचे मारे कि उसकी नक्सीर फूट पड़ी। होंठ भी फटकर खून उगलने लगे। अगर उसकी चीखों पुकार पर अम्मा बरवक्त दौड़ी हुई ना आती और उसे मेरी गिरफ्त से आजाद ना करती तो शायद मैं तमाचे मार मार कर उसके चेहरे का बर्ता बना चुका होता। तुम भाई नहीं हो, कसाई हो, एक अजाब हो जो हम पर मुसल्लत किया गया है, एक बहुत बड़ी मुसीबत। अल्लाह करे तुम्हें जीते जी मौत आ जाए, तुम जिंदा होने के बावजूद हमारे लिए मर जाओ। पहली बार
रज़िया अपनी नफरत का इजहार मेरे सामने और मेरे मुंह पर कर रही थी। मैं तो इस बदतमीजी पर भी उसे मारने के लिए लपका था, लेकिन अम्मा ने मुझे धकेल कर पीछे किया और रज़िया को बाहों में भरे कमरे से बाहर निकल गई। आधी रात तक मैं अपने एक दोस्त के साथ सड़कें नापने का काम अंजाम देता रहा। फिर एक घर में एक चोरी की छोटी सी वारदात सर अंजाम देकर मैं घर लौट आया। अपने बिस्तर पर गिरते ही नींद की हसीन शहजादी ने मुझे अपनी बाहों में समो लिया और मैं अतराफ से कतन बेनियाज हो गया। मुझे क्या मालूम था वो रात मेरी जिंदगी की आखिरी पुरसकून रात साबित होगी। उस रात के बाद मेरी जिंदगी एक मुसलसल अज़ाब बनकर रह जाएगी। बाखुदा अगर मुझे अपनी जिंदगी में आने वाली इस अजीबो गरीब मुसीबत का जरा सा भी एहसास हो जाता तो मैं किसी से ना सही अपनी बहन रज़िया से जरूर अपने किए की माफी तलब कर लेता। मैं अपने कमरे से बाहर आया तो जीने के दरमियान अम्मा की पालतू बिल्ली को मजे से बैठे देखकर मेरे चेहरे पर नागवारी सी फैल कर रह गई। हालांकि बिल्ली एक नासमझ और बेज़ुबान जानवर है, लेकिन अम्मा ने बिल्ली के दिलो दिमाग में भी मेरे खिलाफ इस कदर जहर भर दिया था कि वो बेज़ुबान जानवर भी जब मुझे देखती तो गुस्से से म्याऊं करके भयानक तरीन आवाज में गुराना हरगिज न बोलती। जब मैं अपने कमरे से बाहर आया तो खिलाफे मामूल अम्मा की चहेती बिल्ली मेरी तरफ ना तो मुतवज्जा हुई और ना ही मुझे देख कर घुराई। तो मैं हैरत के समंदर में डुबकियां लगाता हुआ सीढ़ियों से उतरा और बिल्ली के वजूद को फलांगता हुआ सहन में चला आया। अब्बा की चारपाई पर लेट गया और अखबार खोलकर देखना शुरू कर दिया। बावर्ची खाने से अम्मा के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी। सुबह बेदार होते ही मुझे बुरा भला कहना अम्मा की आदत थी, जो कम से कम मुझे सख्त नापसंद थी। चोर को अगर उसके मुंह पर कोई चोर कहे तो उसे बुरा तो लगता था। अम्मा नाश्ता तैयार है तो मुझे दे दो, आज मुझे एक जरूरी काम से जाना है। मैंने लेटे ही लेटे आवाज लगाई और अखबार की सुर्खियां पढ़ने लगा। कई मिनट गुजर गए, लेकिन ना तो अम्मा नाश्ता लेकर आई और ना ही अम्मा की बड़बड़ाहट में कोई कमी वाक़या हुई। हालांकि मेरी आवाज सुनते ही अम्मा की जुबान को एकदम से ब्रेक लग जाती थी, लेकिन आज ऐसा ना हुआ। मेरी आवाज सुनने के बावजूद अम्मा मुसलसल मुझे बुरा भला कहे जा रही थी। आज की अम्मा की बड़बड़ाहट में गुस्से की आमेजिश कुछ ज्यादा थी। निकम्मा हड हराम हमारा खून चूसने वाला, जाने कब उठेगा। जैसे मैं उसकी नौकर हूँ कि जब वो निकम्मा नखट्टू सोकर उठे मैं उसकी खिदमत में नाश्ता पेश करूँ। अम्मा के इन अल्फाज पर मैंने गुस्से से कतरे चीख कर कहा, बस बहुत हो गई अम्मा, मैं उठ चुका हूँ, नाश्ता ले आओ। मेरा ख्याल था कि मेरे ये धमकी अमेज अल्फाज अम्मा की बोलती बंद करके रख देंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। अम्मा के कानों तक मेरी आवाज ही ना पहुंची। शायद गुस्से की ज्यादती ने अम्मा के सुनने की सलाहियत को मुतासर कर रखा था, क्योंकि मेरे बार बार कहने के बावजूद अम्मा ना तो मेरी आवाज सुन पा रही थी और ना ही उनके गुस्से में कोई कमी वाक़या हो रही थी। हालांकि मैंने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार चीख चीख कर कहा कि अम्मा मैं उठ चुका हूँ, लेकिन अम्मा ने एक बार भी मेरी आवाज ना सुनी। मैं चारपाई से उठ बैठा। उसी लम्हे अम्मा किचन से बाहर आई और मेरी चारपाई के करीब से गुजरती हुई जीने की तरफ बढ़ गई। एक हाथ जंगले और एक पाँव दूसरे नंबर के जीने पर रख कर वो जोर से चीख कर बोली, शाहिद अब उठ जा कि सारा दिन सोया रहेगा, मुझे काम पर भी जाना है, नीचे आकर नाश्ता कर ले, मेरे बाद तुझे कोई नाश्ता नहीं देगा। अम्मा चीख चीख कर कहती रही और मैं हैरत से अम्मा को देखता रह गया। मुझे इस बात पर हैरत हो रही थी कि एक 5.5 फुट का सेहतमंद इंसान अम्मा को चारपाई पर बैठा दिखाई ना दे रहा था। आखिर क्यों? अम्मा मैं यहाँ हूँ, मैंने लहजे में शहद सी मिठास घोलकर मोहब्बत से कहा और अपने दोनों हाथ अम्मा के कंधे पर रख दिए, लेकिन मेरे किसी भी अमल का अम्मा पर कोई असर ना हुआ। उन्होंने मेरा जुमला जैसे सुना ही ना और चीखती चलाती हुई सीढ़ियां चढ़ गई। उनका रुख मेरे कमरे की जानिब था। मैं ना समझी और हैरत के मिले जुले तासरात लिए अम्मा की चहीती बिल्ली को घूरने लगा। हैरत अंगेज बात ये थी कि आज अम्मा की ये चहीती बिल्ली भी मुझे देख नहीं पा रही थी। आखिर आज इस बिल्ली और अम्मा को क्या हो गया था? क्या वाकई गुस्से की ज्यादती ने अम्मा की समात और बसारत को मुतासर किया था? अभी मैं इस सवाल पर खुद ही जिक्र कर रहा था, दूसरे कमरे से अब्बा खांसते हुए बाहर आए और सीधे अपनी चारपाई की तरफ बढ़े। उनकी नजरें सहन में किसी चीज की तलाश में इधर उधर गर्दिश कर रही थी। अरे नेक बख्त, यहाँ मेरी चारपाई पर आज का अखबार रखा था, कहाँ गया?
अब्बा के इस जुमले पर मैंने फौरन से अपने हाथ की तरफ देखा। अखबार मेरे हाथ में था जो अम्मा की तरफ बढ़ते वक्त मैंने रोल करके अपने उल्टे हाथ में थाम लिया था। अब्बा तुम्हारा अखबार मेरे पास है, ये लो। मैंने वही खड़े खड़े अब्बा को जवाब दिया और हाथ बढ़ाकर अखबार उनकी तरफ किया, लेकिन अब्बा ने जैसे मेरा जुमला सुना ही नहीं और सेहन में बिछी चारपाइयों के इर्द गिर्द घूमकर अखबार तलाश करने में मगन हुए। मैं हैरत से अब्बा की तरफ देखने लगा। अखबार मेरे हाथ में था और मैं उनके सामने चंद कदम के फासले पर खड़ा था, लेकिन इसके बावजूद अब्बा को दिखाई न दे रहा था। आखिर ये सब क्या मामला था? अब्बा तुम्हारा अखबार मेरे पास है, मैं अब्बा के करीब आकर बोला, लेकिन वही हुआ जो सुबह से अब तक मेरे साथ हो रहा था। अब्बा ने मेरी आवाज ना सुनी और अखबार ना मिलने पर अम्मा पर बरसने लगी। ये सूरत हाल देख कर मेरा बदहवास होना कुछ ऐसा गलत भी ना था। आखिर इसकी कोई तो वजह होगी कि मेरी आवाज किसी को सुनाई ना दे रही थी, बल्कि मेरा वजूद भी किसी को दिखाई ना दे रहा था। मैंने गुस्से से अखबार सेहन के एक कोने की तरफ उछाल दिया। अरे ये अखबार यहाँ कैसे आ गया? अब्बा के लबों से निकलने वाले इस जुमले ने मुझे बुत की मानद बेहिस वो हरकत कर डाला। जब तक अखबार मेरे हाथ में था अब्बा को ना दिखाई दे रहा था। मेरी गिरफ्त से आजाद होते ही अखबार दिखाई देने लगा। या अल्लाह, आखिर ये क्या इसरार है? मैं चकरा कर रह गया। मैं सख्त हैरान हो रहा था। क्या ये सब अंधे बहरे हो गए हैं? इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाता अम्मा जीने से उतरती हुई अब्बा की तरफ बढ़ी। क्या शायद रात घर नहीं आया था? अम्मा ने अब्बा से दरियाफ्त किया। मुझे क्या मालूम, मैं क्या उसके साथ साथ रहता हूँ? लाओ मुझे नाश्ता दो। अब्बा ने किसी भी किस्म के तासरात का इजहार न किया। अम्मा भी तीनों बहनों को पुकारती हुई बोर्ची खाने में घुस गई। मैं हवा के भगोले की मांद उनके पीछे ही लपका। मैं अम्मा के अकब में जाकर खड़ा हुआ। मैं ये सोच रहा था कि मुमकिन है रजिया को बेदर्दी से पीटने पर अम्मा मुझसे खफा हो गई हो और अब मेरी हस्ती को नजरअंदाज करके मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश की जा रही हो। अम्मा ने मेरी तरफ मुड़कर भी न देखा और नाश्ता ट्रे में से जाने लगी। अम्मा, क्या मुझसे बहुत खफा हो तुम? मैंने अम्मा के कान के करीब मुँह ले जाकर दरियाफ्त किया, लेकिन अम्मा के कान पर जूं तक न रेंगी। मेरा जबत जवाब दे गया। मैंने एक साइड पर रखा फ्राई पैन उठा लिया और गुस्से से फ्राई पैन स्टील के बर्तनों पर दे मारा। मैं ऐसा करने पर मजबूर हो गया था। जो कुछ मेरे साथ हो रहा था या किया जा रहा था बड़ा ही हैरत अंगेज, गैर मामूली और नाकाबिले यकीन सा था। हालांकि फ्राई पैन के स्टील के बर्तनों से टकराते ही बड़ी कराहत आवाज पैदा हुई थी। मेरा अपना दिमाग झंझना उठा था, लेकिन अम्मा की सेहत पर कोई असर ना पड़ा। ना वो चौंक कर पलटी और ना ही बर्तनों की तरफ मुतवज्जा हुई। अलबत्ता नाश्ते की ट्रे उठाए वो किचन से निकल गई। मेरे तन बदन में गुस्से की आग सी भड़क उठी। मजबूरन मैंने अपने गुस्से पर काबू पाया। नहायत संजीदगी से इस मसले पर गौर करना शुरू कर दिया। ये मुझे अपने घर वालों की कोई चाल दिखाई दे रही थी। ये मुझे नजरअंदाज करके मुझे ये एहसास दिलाना चाह रहे थे कि मेरी हस्ती उनके लिए कोई अहमियत की हामिल नहीं थी। अगर ऐसी बात है तो उन्होंने ये इंतहाई और जरूरत से ज्यादा बचकाना तरीका अख्तियार किया था। वो बराह रास्त भी अपनी बेजारी और नफरत का इजहार कर सकते थे। बहरहाल मैं गुस्से की ज्यादती से खोलता हुआ घर से निकल गया। अपने गुस्से के इजहार के तौर पर मैंने दरवाजा पूरी कुव्वत से बंद किया। मैंने 12 बजे अपने एक दोस्त सकलैन को मिलने का टाइम दे रखा था। हमें उन रुपयों और जेवरात को आपस में बांटना था जो कल रात हमने एक बंगले में घुसकर एक अमीर औरत की तिजोरी से उड़ाए थे। वारदात अगरचा मैंने अपने इलाके में की थी, लेकिन पुलिस के खौफ से तमाम नकदी और जेवरात मैंने सकलैन के घर में रख छोड़े थे और सकलैन का घर मेरे घर से आधे घंटे की मुसाफत पर वाक़या था। मैंने करीब से गुजरते एक रिक्शे को आवाज देकर रोका, मगर वो कम वक्त मेरी आवाज पर रुकने की बजाय मेरे करीब से नहायत आस्ता से गुजरकर आगे बढ़ गया। जब मुसलसल 2-3 रिक्शे वालों ने मेरी पुकार पर कोई तवज्जो न दी तो मैं मजबूरन रिक्शा स्टैंड की सुन्नत हो लिया। यहाँ कई खाली रिक्शे खड़े थे। भाई कुरंगी चलोगे? मैंने एक रिक्शे वाले को मुखातब करके कहा, मगर वो मेरे वजूद को नजरअंदाज किए अपने इर्द गिर्द नजरें दुराने लगा। ए मिस्टर, मैंने क्या कहा? बहरे हो, सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने अपने गुस्से का इजहार किया। असर खातर ख्वाह हुआ उसी लम्हे उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसके लबों पर मुस्कुराहट उभरी और वो तेजी से रिक्शे से बाहर आया। वो खुदाया, अगर मैं फौरी तौर पर अपना वजूद एक तरफ ना करता तो वो मुझसे टकराता हुआ उस आदमी से बगल गिर हो जाता जिसे देखकर उसके लबों पर शर्नासाई सी मुस्कुराहट दौड़ आई थी और मैं ये समझा था कि शायद वो मेरी आवाज पर मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ था। अब मुझे कुछ खटक सी हुई। यकीनन मामला कुछ गड़बड़ है
और इस गड़बड़ की वजह कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने मजीद अपना वक्त बर्बाद करना मुनासिब ना समझा और बस स्टॉप की जानब चल पड़ा। अपनी मतलूबा बस के आते ही मैं बस में सवार हो गया। बस खचा खच भरी हुई थी। मैं पायदान पर पैर जमाए लटक कर रह गया, लेकिन इसके बावजूद कंडक्टर दब दब बस को बजाय ड्राइवर को बस रोकने पर मजबूर किए हुए था। वो मजीद सवारियों के लिए मुसलसल चीख चीख कर आवाज लगा रहा था, अब जाने भी दो दोबारा, पहले ही देर हो रही है। एक मुसाफिर ज़ब्त ना करके बोल पड़ा, किसको कह रहे हो? ये लोग तो बहरे होते हैं, इनके इख्तियार में अगर हो तो ये लोगों को घर से पकड़ पकड़ कर लाएं और अपनी बस में ठूंसते जाएं। मैंने उसी मुसाफिर की तरफ देखकर कहा। एकदम से बस चल पड़ी। मैं तवाज़ुन बरकरार ना रखते हुए गिरते गिरते बचा और मरते मरते रह गया। अब एक गधे की औलाद, ठीक तरह से बस चला, तू कोई हवाई जहाज नहीं उड़ा रहा। मैं जोर से चीखा, लेकिन किसी ने मेरी चीखों पुकार पर कोई तवज्जो ना दी। मुझे कम वक्त कंडक्टर पर भी बेहद गुस्सा आ रहा था। मैंने उसी लम्हे ये सोच लिया कि मैं कंडक्टर को उस वक्त तक किराया ना दूंगा जब तक वो मुझसे बार बार किराए का तकाजा ना करेगा। लेकिन उसने चुन चुन कर एक एक बंदे से किराया वसूल किया, लेकिन मुझसे एक बार भी किराए का तकाजा ना किया, बल्कि वो मेरी तरफ देख ही न रहा था। क्या मेरा वजूद इस कंडक्टर को भी दिखाई नहीं दे रहा था? ये सवाल सांप बनकर मुझे डसने लगा। या अल्लाह, आखिर ये क्या हो रहा है? मैंने सोचा और एक बार फिर उलझ कर रह गया। अपने मतलूबा स्टॉप पर उतरकर मेरी नजरें कॉलेज की कुछ लड़कियों पर जा ठहरी और मेरे लबों पर मुस्कुराहट सी रेंगने लगी। अब देखता हूँ कोई मुझे कैसे नजरअंदाज करता है। मैंने खुशी से चुटकी बजाई और एक लड़की को जोर से कंधा मारा। एक की चुटिया पकड़कर खींची, एक लड़की के बाजू पर चुटकी भरी, एक लड़की के कान के करीब मुंह ले जाकर आई लव यू कहा और एक लड़की के कानों की बाली से छेड़छाड़ करता रहा। लेकिन मेरी किसी भी बदतमीजी का किसी ने कोई नोटिस ना लिया। मेरी कोई भी हरकत किसी को जरा सी भी महसूस ना हुई। ये सूरत हाल मेरे लिए ना मायूस कन बल्कि शदीद ज़हनी अजियत का बाइस बनी। मैं पैदल चलता हुआ सकलैन के फ्लैट की जानब बढ़ा। मेन गेट पर चौकीदार खड़ा नजर आया। मैं जब भी सकलैन से मिलने उसके फ्लैट पर आया करता, ये कम वक्त मुझे गेट पर ही रोक लेता और मुझसे 1000 उल्टे सीधे सवालात किए जाते। मैं बेखौफी से चलता हुआ उसके बिल्कुल सामने और बेहद करीब जाकर खड़ा हुआ। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक चौकीदार की तेज नजरें भी मुझे देखने से कासर साबित हुई। ताहम मैंने अपनी मजीद तसल्ली के लिए उसके कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस भी न हुआ। जाहिर है अब शक की कोई गुंजाइश न रही थी। मेरा वजूद दूसरों की नजरों से गायब हो चुका था। मैं एक अदम वजूद की हैसियत अख्तियार कर चुका था, एक गैर मरी वजूद। मगर मैं ये समझने से कासिर था कि मेरा वजूद लोगों की नजरों से तो पोशीदा हो चुका था, लेकिन मेरे किसी अमल का किसी पर क्यों कोई असर नहीं हो रहा था। मेरी कोई भी हरकत किसी को क्यों महसूस नहीं हो पा रही थी। मैं इस सूरत हाल से शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो चला था, लेकिन खौफज़दा कतन न था। एक लम्हे के लिए सोचकर मैं खुशी की ज़्यादती से झूम उठा कि मैं अपनी सलाहत का काम में लाकर मैं बेशुमार दौलत हासिल कर सकता हूँ, हसीन और जवान लड़कियों के कुर्बत से लुत्फ अंदोज हो सकता हूँ। लेकिन उल्टे ही लम्हे इस सोच ने मेरी तमाम खुशियों पर पानी फेर दिया कि ऐसी दौलत मेरे किस काम की जिसे मैं अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जात पर खर्च ना कर सकूं, और हसीन लड़कियों की कुर्बत का भी क्या लुत्फ अंदोज जिन्हें मेरे वजूद ही दिखाई ना दे। मैं सकलैन के फ्लैट के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। दरवाजा खुला हुआ था। मैं बेधड़क अंदर दाखिल हो गया। दस्तक देने का वैसे भी कोई मकसद ना था। जो ही मैं सकलैन के बेडरूम में दाखिल हुआ, एक ही लम्हे के लिए, जी हाँ सिर्फ एक ही लम्हे के लिए मेरा दिल खुशी की ज्यादती से धड़क उठा। मैं ये सोचकर खुशी से पागल हो गया कि अब तक जो कुछ मेरे साथ पेश आता रहा उसकी हसीयत महज एक ख्वाब के सिवा कुछ न थी। वजह मेरा दोस्त सकलैन था जो मुझे देखते ही मुझ पर बरसना शुरू हो गया। शाहिद अबे अहमक गधे का बेचा रखने वाले कितनी बात उसे बकवास की है कि चोरी का माल और चोरी की रकम यूं सामने रखकर मत जाया करो। तुम्हें आखिर मेरी बात की समझ क्यों नहीं आती? चौकीदार पहले ही हमारी तरफ से मशकूक है। तुम जरूर किसी दिन मुझे हवालात की सैर करवाओगे। सकलैन ने यह कहकर चोरी की रकम और जेवरात एक लेडीज पर्स में भरना शुरू कर दी। इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 2 का विजिट करें। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।